इस वीडियो को ध्यान से देखिए जो पिछले महीने अचानक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। Like some people leave India because they want a better paying job. But in India, you can see there are a lot of garbage is there, and animals are around everywhere, and they're doing shit here and there. And also, if one has a friend that lives in abroad, she tends to praise abroad a lot. There's a lot of restrictions on your sexualities and genders. India is not very accepting of the LGBT, to be quite honest. के बाद कई लोग गुस्सा हो गए थे कि हमारे देश के बारे में कोई ऐसा कैसे बोल सकता है। पर हम में से कई लोगों ने ये सवाल नहीं पूछा कि ऐसी सिचुएशन आ ही क्यों रही है, क्योंकि ये अकेले इस लड़की का ओपिनियन नहीं है, बल्कि इंडिया छोड़ना आज करोड़ों लोगों के लिए एक सपना बन चुका है। जैसे अकेले साल 2022 में करीब 2,26,000 लोगों ने इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ी। आप सोचोगे कि 140 करोड़ की आबादी में 2 लाख क्या ही है, पर बात क्वांटिटी की नहीं है, बात है क्वालिटी की। ये 2 लाख ऐसे लोग हैं जो अपने पॉपुलेशन पिरामिड में एपेक्स पर बैठे हुए हैं। ऐसे लोग जो वेल एजुकेटेड है, जिनकी बाइंग कैपेसिटी ज्यादा है और जो कंट्री की ग्रोथ में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। कई न्यूज रिपोर्ट्स के हिसाब से 1996 से लेकर 2015 के बीच क्लास 10th और क्लास 12th के टॉपर्स में से आधे से ज्यादा लोगों ने भारत छोड़ दिया है, और ये 2 तरीकों से हमारी इकोनॉमी को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। पहला है ब्रेन ड्रेन, यानी कि हमारे सबसे काबिल और प्रोडक्टिव माइंड्स किसी और के नेशन बिल्डिंग में यूज हो जाते हैं और हमारा देश वहीं पर स्टक रह जाता है। और दूसरा, स्टूडेंट्स और इमिग्रेंट्स के थ्रू हमारा पैसा ह्यूज क्वांटिटी में बाहर चले जाता है, जिसे इंडिया हर साल 80 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज लूज करता है, जो कि टोटल एनआरआई रेमिटेंस के लगभग बराबर है। देखो, अब ये एक फैक्ट है कि कई रिच और डेवलप्ड कंट्रीज हमेशा ज्यादा अट्रैक्टिव रहेंगी किसी भी डेवलपिंग नेशंस के सिटीजन्स के लिए, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, क्योंकि वहाँ ना सिर्फ ज्यादा पैसा है बल्कि लिविंग स्टैंडर्ड्स भी डेवलपिंग नेशन से काफी बेहतर है। और इस फैक्ट को शॉर्ट टर्म में बदला नहीं जा सकता। लेकिन ये सवाल जरूर किया जा सकता है कि इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद आज भी सिर्फ एक डेवलपिंग इकोनॉमी क्यों है। आज इंडिपेंडेंस मिलकर 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं और आज भी हम इस डेवलपिंग इकोनॉमी के फेज में हैं। पर हम इससे कब बाहर निकलेंगे, इसे समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि डेवलप्ड या फिर एडवांस इकोनॉमी कहते किसे है। चैप्टर 1, व्हाट इज एडवांस्ड इकोनॉमी। किसी भी देश को एडवांस्ड इकोनॉमी कहने के लिए यूजुअली इन 4 फैक्टर्स को देखा जाता है। पहला, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा, यानी कि जीडीपी पर कैपिटा। ये फिगर कम से कम $25,000 होना चाहिए। दूसरा, उस देश का इंटरनेशनल ट्रेड का वॉल्यूम हाई होना चाहिए और एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफाइड होने चाहिए। तीसरा, उस देश में हाईली टेक्निकल और एडवांस्ड इकोनॉमीज होने चाहिए। और चौथा, हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का स्कोर हाई होना चाहिए, जो कि किसी भी देश की एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और कई ऐसे पैरामीटर्स के बेसिस पर इस परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। यूजुअली डेवलप्ड इकोनॉमीज का ये स्कोर 1 के स्केल में 0.8 से ऊपर होता है। इन चारों फैक्टर्स का एक साथ एग्जिस्ट करना किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए काफी जरूरी है। जैसे कतार दुनिया में सबसे हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम वाली कंट्री होने के बावजूद आज भी एक डेवलप इकोनॉमी ही कहलाती है, क्योंकि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और पुअर सिटीजन्स तक एजुकेशन की पहुंच ही नहीं है। पीडब्ल्यू रिसर्च सेंटर के एक रीसेंट सर्वे के हिसाब से 70% ऑफ इंडियंस ये मानते हैं कि इंडिया आज एक इन्फ्लुएंशियल नेशन बन चुका है, यानी कि दुनिया में हमारा दबदबा बढ़ रहा है। पर अगर हम इस सिचुएशन को इकोनॉमिक लेंस से देखें तो आज भी हम एक इन्फ्लुएंशियल नेशन बनने से कोसों दूर है। फॉर एग्जांपल, हमारा जीडीपी पर कैपिटा आज भी सिर्फ $2,600 है, जो कि एक एडवांस इकोनॉमी के क्राइटेरिया के सिर्फ 10% के अराउंड है। 2018 में हुए दिल्ली इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 90% फैमिलीज हर महीने 25,000 से कम खर्चा करती है और 98% फैमिलीज हर महीने 50,000 से कम खर्चा करती है। देखा जाए तो दिल्ली में रहने वाले लोगों की परचेस करने की कैपेसिटी भारत के आम नागरिक से 2.5 गुना ज्यादा है। और अगर हमारे देश के कैपिटल दिल्ली में इतनी खराब हालत है तो देखा जाए तो भारत भर में हर महीने 90% फैमिलीज 10,000 भी खर्च नहीं करती। पर अब सवाल ये आता है कि इतना बड़ा अंतर आखिर एग्जिस्ट क्यों करता है और हमारी इकोनॉमी के साथ असल में प्रॉब्लम्स क्या है। चैप्टर 2, प्रॉब्लम्स विद इंडियन इकोनॉमी। पहला प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट का। 1990 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम अपने पड़ोसी राइवल देश चाइना से भी ज्यादा थी, लेकिन आज पर कैपिटा इनकम में चाइना हमारे देश से 15 साल आगे है, यानी
कि हमें 15 साल लग जाएंगे चाइना के करंट लेवल को रीच करने के लिए। इंडिया और चाइना के बीच में ये अंतर एक्सपोर्ट्स में बढ़कर 17 साल और FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 20 साल तक हो जाता है। इकोनॉमी के हर एक एस्पेक्ट को कंसीडर करें तो आज इंडिया चाइना से 16 साल पीछे है और आज इंडियन इकोनॉमी पूरे चाइनीज इकोनॉमी के 17% भी नहीं है। आज भी इंडिया की वर्कफोर्स चाइना की वर्कफोर्स से पीछे है और एक प्रोजेक्शन के हिसाब से मिड सेंचुरी तक चाइना की वर्कफोर्स को सरपास भी नहीं कर पाएगी, बावजूद इसके कि इंडिया में यंग पॉपुलेशन चाइना से ज्यादा है। देखो ये सब बोल के मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करना चाहता, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया का चाइना से इतना पीछे छूट जाने का सबसे मेन कारण है अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया इकोनॉमिकली फास्टेस्ट ग्रोइंग होने के बावजूद अपने यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रही है। फार्मा, IT, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कुछ और चुनिंदा सेक्टर्स के अलावा आज कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो लार्ज स्केल में पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट दे सके। यूं तो आज इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट हर साल 7 to 8% के बीच हर साल बढ़ रहा है, पर ये डेटा पूरी पिक्चर नहीं दिखाता। अगर हम इसे लेबर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट के थ्रू समझे तो ये परसेंटेज बहुत बड़ा हो जाता है। LFPR देश की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का वो परसेंटेज है जो या तो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है या फिर एम्प्लॉयमेंट की तलाश कर रहा है। इंडिया का LFPR करंटली 39.6% है, यानी कि इंडिया की बची हुई 60.4% जनता या तो अपने लिए सही जॉब ढूंढ नहीं पा रही है या फिर जॉब करना ही नहीं चाहती है। और ये रेट वुमेन के लिए सिर्फ 8.8% है, यानी कि इंडिया की 90% से ज्यादा वर्किंग एज वुमेन काम की तलाश तक नहीं कर रही है। Society looks at women and women's participation in economic activity is not really seen as an important, is not seen as important. Men typically get more preference in their homes. चाहे वो मेल के केस में हो या फिर फीमेल्स के केस में, इंडिया का LFPR 2016 के बाद लगातार गिर रहा है और ये किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। एक बात याद रखना कि आमतौर पर वर्कर्स जॉब मार्केट से तब बाहर हो जाते हैं जब उनको लंबे समय तक कोई जॉब नहीं मिलती और वो डिस्करेज हो जाते हैं। लेकिन अगर इंडिया इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है और स्पेशली लेबर फोर्स में वुमेन की पार्टिसिपेशन को बढ़ा पाता है तो ये हमें एक डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ ले जाएगा। वो कैसे? दरअसल IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुताबिक अगर इंडिया में फीमेल्स का लेबर में पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, नहीं तो कम से कम मेल पार्टिसिपेशन के बराबर हो जाता है, तो हमारा देश 27% ज्यादा अमीर बन जाएगा। अब दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। देखो किसी भी कंट्री का एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट हाई होना इस बात का इंडिकेटर होता है कि वो कंट्री अंडर डेवलपमेंट की मार झेल रही है और एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। जैसे जैसे इकोनॉमी एडवांस होते जाती है वैसे यूजुअली एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट में कमी आने लगती है। पर देखना यह है कि ये एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट होती कहां पर है? जवाब है इंडस्ट्रीज। अगर हम यूरोप और ईस्ट एशिया की एडवांस इकोनॉमीज जैसे चाइना, जापान और कोरिया के एग्जांपल को देखें तो हमें यह समझ में आता है कि वहां बहुत बड़े स्केल में फार्म टू फैक्ट्री का ट्रांजिशन हुआ है, जिससे इन देशों में मैन्युफैक्चरिंग शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट 25 to 30% बढ़ गया है। ये ट्रांजिशन इसलिए भी जरूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एग्रीकल्चरल सेक्टर से ज्यादा रेम्यूनरेशन देता है, मतलब खेती करने वाले लोग इतना नहीं कमा पाते। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे यहाँ खेती करने वाले लोग भी बहुत अमीर होते हैं। देखो इस केस में मैं फार्म ओनर्स की बात नहीं कर रहा। जनरली ये बड़े और अमीर लैंडलॉर्ड्स जो कि फार्म के ओनर्स होते हैं वो छोटे और गरीब फार्मर्स को देते हैं इन फार्म्स को चलाने के लिए, और ये छोटे फार्मर्स हर साल लैंड ओनर्स को एक फिक्स्ड अमाउंट बेचते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। देश की लेबर को फार्म से निकालकर फैक्ट्री में इसलिए भी शिफ्ट किया जाता है क्योंकि इसके लिए किसी सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत भी नहीं पड़ती, जैसे कि सर्विस सेक्टर में जहां अंग्रेजी बोलना मैंडेटरी है। लेकिन इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जो इस ट्रांजिशन के स्पीड को स्लो कर रहे हैं, जिसमें से पहला रीजन है अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। अच्छा फैक्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना हायर प्रोडक्शन कॉस्ट को जन्म देता है, जिसके दो नुकसान होते हैं। पहला, इंडिया चीप प्राइस पर गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं कर पाता, जिससे और कंट्रीज जैसे चाइना, वियतनाम और बांग्लादेश एक्सपोर्ट्स में इंडिया से आगे निकल जाते हैं। और दूसरा, जो फॉरेन कंपनीज जो प्रोडक्शन के लिए चाइना का एक अल्टरनेटिव ढूंढ रही है, इंडिया उनके लिए एक अट्रैक्टिव प्लेस नहीं रह जाता। स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी होना इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के साथ दूसरी प्रॉब्लम है जो इसे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से रोक रही है। अगर हम इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी को यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कंपेयर करें तो ये उसके 1/5 हिस्से के बराबर है, और लेबर प्रोडक्टिविटी के मामले में इंडिया ब्रिक्स नेशन में सबसे निचले स्तर पर है। इसका एक मेन कारण ये भी है कि इंडिया के
लेबर वर्कफोर्स को हेल्थ केयर, एजुकेशन, रेम्यूनरेशन और इंश्योरेंस जैसी कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है। इनफैक्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लेबर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। अगर एक इकोनॉमी की लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो इसका मतलब ये है कि सेम काम करने पर ज्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिससे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के ओवरऑल प्राइस में कमी आती है। देखो, इसीलिए अगर इंडिया की लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स और इंटरनेशनल ट्रेड में सुधार आएंगे, क्योंकि रीजनेबली प्राइस गुड्स की इंटरनेशनल मार्केट में हाई डिमांड होती है और हाई वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड देश के ट्रेड डेफिसिट को कम करता है और एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाने में मदद करता है। अब तक हमने भारत की सिचुएशन को इकोनॉमिक लेंस से देखा और समझा, पर अब हम इसे एक स्टूडेंट की लेंस से देखेंगे। समझने के लिए हम इसे पुश और पुल फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे। पुश फैक्टर्स वो है जो एक स्टूडेंट को भारत छोड़कर बाहर जाने में मजबूर करता है। इसमें पहला पुश फैक्टर है लैक ऑफ हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। हर साल एंट्रेंस एग्जाम्स की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती जा रही है। 100% मिलने के बाद भी आपको IIM ABC में सीट मिलेगी ये गारंटी नहीं है। स्टूडेंट्स 2 से 3 अटेम्प्ट्स देने लगे हैं JEE और नीट की एग्जाम के लिए। UPSC की तो बात ही मत करो। इतने टफ कंपटीशन में बचपन तो छूट ही जाता है और बहुत नाजुक उम्र में स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस भी टूट जाता है। ऐसे सिचुएशन में बाहर चले जाना बहुत आसान है। काफी सारी यूनिवर्सिटीज में तो GRE भी वेव्ड ऑफ है। बस 2 से 3 एसेज लिखने हैं और आपको एडमिट सीधे मिल जाता है। अब दूसरा पुश फैक्टर है लैक ऑफ फाइनेंशियल एड फॉर रिसर्च। इंडिया के GDP का सिर्फ 0.7% रिसर्च पर खर्च होता है। सारे ब्रिक्स नेशन में सबसे कम खर्चा रिसर्च पर भारत में ही होता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको रिसर्च में इंटरेस्ट होता है वो इंडिया में नहीं रुकते, क्योंकि जो टेक्निकल एड रिसर्च के लिए बाहर के कंट्रीज में प्रोवाइड की जाती है वो IITs भी नहीं कर सकते। अब तीसरा पुश फैक्टर है नॉन रिकॉग्निशन ऑफ टैलेंट। चाहे वो म्यूजिक प्रोडक्शन हो या फिर क्रिएटिव आर्ट्स, ऐसी चीजों को इंडिया में खास भाव नहीं दिया जाता। हम हर स्टूडेंट के स्किल को सिर्फ एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और उनकी क्रिएटिव एबिलिटीज को नहीं देखते। हम सिर्फ हमारे लेफ्ट ब्रेन यानी कि एनालिटिकल ब्रेन को बहुत यूज करते हैं और ना कि राइट ब्रेन जो कि क्रिएटिव चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब बात करते हैं पुल फैक्टर्स की, यानी कि ऐसे फैक्टर जो एक स्टूडेंट को फॉरेन कंट्रीज की तरफ अट्रैक्ट करती है। सबसे मेन पुल फैक्टर है सोसाइटल प्रेशर और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। कम से कम Tier 1 सिटीज में तो कंट्रोल्ड है। भारत का यूथ आज काफी लिबरल बन चुका है। अब वो दिन चले गए जब एक औरत की जगह किचन में और आदमी की जगह ऑफिस में हुआ करती थी। आज LGBTQ कम्युनिटी को एक्सेप्टेंस मिल रहा है, पर अपनी सोसाइटी इस यूथ के लिबरल लाइफस्टाइल को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। इसलिए काफी पढ़े लिखे लोग भारत छोड़ने का फैसला ले रहे हैं। देखो, डेवलप्ड इकोनॉमी के पैरामीटर्स और इंडियन इकोनॉमी के करंट स्टेटस को कंपेयर करें तो इंडिया आज भी एक एडवांस इकोनॉमी बनने से कोसों दूर है। लेकिन पास्ट फ्यू इयर्स में इंडिया ने जो ग्रोथ दिखाई है वो कमेंडेबल है। इंडिया आज एक वर्ल्ड फैक्ट्री बनने के राह पर है और इसके लिए लगातार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रही है। जैसे 2014 के बाद एयरपोर्ट्स की संख्या डबल हो गई है और इकोनॉमिक सेंटर्स को कनेक्ट करने के लिए बेहतर फ्राइट कॉरिडोर्स भी बनाए गए हैं। हर साल 10,000 किलोमीटर से ज्यादा हाईवेज ऐड हो रहे हैं, जिससे इंडस्ट्रीज का लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट बेहतर हो गया है। कई रेगुलेटरी और पॉलिसी रिफॉर्म्स लाए गए हैं, जिससे इंडिया की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग बेहतर हो गई है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी हो रही है। जैसे 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड लाया गया था 39,000 से ज्यादा रेगुलेशंस को हटाने के लिए। गवर्नमेंट के इन एफर्ट्स के कारण हमें इफेक्ट भी देखने मिल रहा है। जैसे ग्लोबल लेवल पर जो कंपनीज है जैसे एप्पल, टेस्ला, माइक्रोन चिप्स को परसुएड करने में भारत सक्सेसफुल भी रहा है। इसलिए इस बात की उम्मीद भी की जा सकती है कि देश के लिविंग कंडीशंस अब बेहतर हो रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरी इंडियन सोसाइटी के प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना, और अगर आपको मेरा काम और रिसर्च पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने मत भूलना।